हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं और राजनीति विज्ञान विभाग के सभी शिक्षार्थियों को मेरा नमस्कार। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग से मैं दिग्विजय सिंह पथनी और मेरे सहयोगी श्री हिमांशु पुनेठा आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी उपागम पर एक संक्षिप्त परिचर्चा आप लोगों के साथ करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में हम विभिन्न उपागम या अप्रोच का प्रयोग करते हैं। यह उपागम किसी भी विषय को समझने के लिए और उसके अध्ययन में हमारी सहायता करते हैं। मूल रूप से अगर देखें तो यह हमें एक सैद्धांतिक ढांचा देते हैं जिससे हम किसी डिसिप्लिन को अप्रोच कर सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में का एक प्रमुख और प्रचलित जो उपागम माना जाता है वह है यथार्थवादी उपागम। आज हम इस यथार्थवादी उपागम के उद्भव, इसके मुख्य तत्व और इसके उप उपागम जो हैं उनके बारे में एक संक्षिप्त परिचर्चा करेंगे। पहले हम यथार्थवादी उपागम के उद्भव के बारे में जानेंगे। तो यथार्थवादी उपागम जो है उसकी जो शुरुआत होती है वह आपका अंतर्युद्धीय वर्ष अर्थात जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच का समय था, उसमें तथाकथित आदर्शवादी विचारकों और यथार्थवादी विचारकों के बीच हुई बहस से निकलता है। जो प्रथम विश्व युद्ध के अंत का दौर था, उसी समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक आपका संस्थागत और एक व्यवस्थित जो है अध्ययन वह शुरू हुआ। जैसे कि आप जानते होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो प्रथम विभाग किसी यूनिवर्सिटी में खुला वो 1919 में वेल्स यूनिवर्सिटी एबरस्टविथ में खुला। उस समय क्योंकि वह एक युद्ध के बाद का समय था, शांति के लिए लोगों में और विचारकों में एक बड़ा उत्साह था। यह वह समय था जब लोग युद्ध के कारणों के पीछे जाना चाहते थे और उसके पूर्ण समाधान को एक तरीके से खोजना चाहते थे। यह वही समय था जब वुड्रो विल्सन, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति होने के साथ साथ राजनीति विज्ञान के एक विद्वान भी थे, उन्होंने लीग ऑफ नेशन जैसे प्रयोग को समर्थन किया और अपने 14 पॉइंट जो उनकी स्पीच थी उसमें उन्होंने एक तरीके से शांति का एक मसौदा सामने रखा। उस समय इस प्रकार के जो विचार थे उन्हें आदर्शवाद की संज्ञा दी गई और उनके प्रतिकार में कुछ विद्वान आए जो कि अपने को यथार्थवादी कहते थे। ये कौन विद्वान थे? यह थे E.H. कार हों, रेनल्ड नेबर हों और हैंस मॉर्गनथाउ हों। ये लोग क्या करते? ये लोगों का कहना था कि युद्ध का पूर्ण समाधान जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि युद्ध जो है वह बाकी राजनीति की तरह मानवीय स्वभाव में निहित है और मानवीय स्वभाव जो है उसके कारण ही राष्ट्रों के मध्य जो राजनीति है वह हमेशा प्रतिस्पर्धात्मक रहेगी, उसमें हमेशा प्रतिस्पर्धा रहेगी। साथ ही वो लोग यह भी कहते थे कि शक्ति का जो तत्व है वह सर्वव्यापक है और महत्वपूर्ण है और वही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सबसे ज्यादा निर्णायक तत्व है। तो यह एक प्रतिकार था आदर्शवादियों के प्रति और इसलिए उन्होंने अपना नाम यथार्थवादी रखा। तो यथार्थवादी विचारक जो थे वह भले ही वह आप देखें 1919 के बाद और ये सब जो एक तरीके से एकेडमिक वर्ल्ड में हुआ, लेकिन अपने को एक पुरानी वैचारिक परंपरा का भाग मानते हैं। संक्षिप्त में यथार्थवादी उपागम वह है जो कि राष्ट्रीय हित, राज्य और शक्ति को प्राथमिकता देता है। अब जो आपका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यह यथार्थवादी उपागम है उसके आपका मुख्य तत्व जो हैं उनके बारे में चर्चा करने के लिए मैं अपने सहयोगी को आमंत्रित करूंगा। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने बताया कि जो मानवीय स्वभाव है जो यथार्थवाद का एक मुख्य तत्व के रूप में हम उसे देखते हैं, तो पुनर्जागरण काल में के जो प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक हुए निकोलो मैकियावेली, तो उन्होंने लिखा कि मनुष्य अत्यधिक स्वार्थी होते हैं और उसी के कारण राजनीति का क्षेत्र भी इसी स्वार्थपरता और महत्वाकांक्षा से प्रभावित होता है। उनका तर्क था कि घरेलू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता की परिभाषा अलग होनी चाहिए। घरेलू राजनीति में व्यक्तिगत नैतिकता और सामाजिक आचार लागू हो सकते हैं, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की हम बात करते हैं तो वहाँ नैतिकता को राज्य के हितों और अस्तित्व की कसौटी पर परखा जाना चाहिए। इसे ही रीजन ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, जहाँ निर्णय का मूल्यांकन उसके अस्तित्व पर प्रभाव के आधार पर किया जाता है राज्य के, न कि पारंपरिक नैतिकता जो हम समाज में देखते हैं उसके आधार पर।
और दूसरे तत्व के रूप में अगर हम देखें तो अराजकता, अनार्की जो हम कहते हैं, यह दूसरा तत्व के रूप में अगर हम इसको देखें तो यहाँ अराजकता का अर्थ अव्यवस्था नहीं है, बल्कि यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के ऊपर कोई एक सर्वोच्च सत्ता का या फिर कोई हम कहें कि विश्व सरकार, वर्ल्ड गवर्नमेंट का नहीं होना है। हर राज्य स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए, अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए शक्ति अर्जित करने का प्रयास करता है। इस अराजक व्यवस्था के कारण हम देखें तो राज्य एक दूसरे के साथ जब निरंतर शक्ति, सुरक्षा, प्रभाव और आर्थिक लाभ के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जब हम कहें कि जीरो सम गेम की तरह मानते हैं, जहां एक राज्य का लाभ दूसरे राज्य की हानि माना जाता है, यह अंतर्राष्ट्रीय अराजकता युद्ध की संभावनाओं को भी बढ़ा देता है। और यह तब भी बनी रहती है जब राज्यों में आक्रामकता या शत्रुता जैसी कोई विशेष परिस्थिति न हो। लेकिन जैसा कि जर्विस ने कहा है कि इस अराजक और अनिश्चित वातावरण में सुरक्षा की तलाश अक्सर अविश्वास और प्रतिस्पर्धा की दौड़ में बदल जाती है। तीसरे तत्व के रूप में अगर हम देखें तो शक्ति, जैसा कि सर ने बताया कि शक्ति तीसरा एक मूल तत्व के रूप में उभरता है यथार्थवाद में। इसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो मूल आधार है वे शक्ति की निरंतर खोज है। प्रसिद्ध विचारक हैंस मॉर्गनथाउ जब परिभाषित करते हैं कि मनुष्य का दूसरे मनुष्यों के विचारों और कार्यों पर नियंत्रण ही शक्ति है, उनका मानना था कि शक्ति के लिए संघर्ष सर्वव्यापी है और यह हर युग और हर स्थान पर पाया जाता है। और हर राज्य दूसरे राज्यों की शक्ति और उनके इरादों को लेकर असमंजस में जब बना रहता है तो वो आक्रामक ढंग से या फिर रक्षात्मक रूप से शक्ति को अपना शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं। तो ये मुख्य तीन तत्व थे। इसके बाद जब हम देखते हैं यथार्थवाद में तो तीन तत्वों के बारे में 3S का फॉर्मूला दिया जाता है। बिल्कुल, 3S का जो फॉर्मूला है, जिसे यथार्थवाद का एक तरीके से आप कह सकते हैं सूत्र, उसके मुख्य तत्वों का सूत्र कहा जाता है। तो 3S जो है अंग्रेजी में वो है स्टेटिज्म, सर्वाइवल और सेल्फ हेल्प। तो स्टेटिज्म बेसिकली यह मानता है कि जो राज्य है, राज्य आपका अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रमुख अभिनेता राज्य है। और राज्य को वो कैसे परिभाषित करते हैं? राज्य जिसके पास संप्रभुता है, आंतरिक और बाह्य संप्रभुता वाला जो एक एक्टर है, वह प्रिंसिपल एक्टर है आपका अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में। दूसरा जो सर ने बताया कि जो 3S है, 3S में दूसरा S जो है वो है सर्वाइवल। सर्वाइवल का अर्थ है अस्तित्व को बनाए रखना। तो राज्य का जो आपका बेसिक एक आपका जो उसका कार्य है वो अपने अस्तित्व को बनाए रखना है। उसकी प्रथम जो आपका कार्य है वो अपने अस्तित्व को बनाए रखना है। इसे ही जैसे सर ने कहा कि रीजन ऑफ स्टेट, जिसे फ्रेंच में रेजोन डेटार्ट कहते हैं, वह कहा जाता है, जो कि है सर्वाइवल। और जो तीसरा है वह है आपका सेल्फ हेल्प। तो सेल्फ हेल्प जो है तीसरा S है, उसका अर्थ है कि राज्य जो है, क्योंकि अराजकता है आपका अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, कोई सर्वोच्च प्राधिकारी नहीं है जो किसी को बचा सके, तो हर राज्य को अपने लिए खुद ही कार्य करना है। उसे इसी चीज को वह सेल्फ हेल्प कहते हैं। तो जैसे कि बताए गए हैं मुख्य तत्व, प्रथम है कि आपका मनुष्य का स्वभाव, ठीक है। दूसरा है आपका अराजकता, जो कि आपकी संरचना के बारे में है, अंतर्राष्ट्रीय जगत की संरचना। और तीसरा है हमारी शक्ति जिसकी महत्व को बताते हैं। और साथ साथ में जो 3S है, ये एक बड़े संक्षिप्त तौर पर आप यथार्थवाद को समझ सकते हैं इन जो ये मुख्य तत्व हैं। साथ ही साथ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यथार्थवाद के उपागम भी हैं, क्योंकि यथार्थवाद एक धारा है आपका, और उस धारा में कई प्रकार के आपका उपागम रहे हैं। तो यथार्थवादी उपागम का जो पहला, जिसे शास्त्रीय यथार्थवाद कहा जाता है, क्लासिकल रियलिज्म कहा जाता है, वो अब रियलिज्म तो अपने आप में एक मॉडर्न जमाने में, जब हम कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की जो एक मॉडर्न स्टडी शुरू हुई, उस जमाने का एक अप्रोच है। लेकिन वो मानते हैं कि वो एक बहुत लंबी परंपरा के वो एक हिस्से हैं। तो उस परंपरा में वो आपका जो प्राचीन यूनानी लेखक थे थ्यूसिडाइड्स, जिनका हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेसियन वॉर जो था उन्होंने लिखा था, उनको मानते हैं। और उसमें वो कैसे कहते हैं कि जैसे उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है, जो कि वो मेलियन डायलॉग में कहते हैं कि जो शक्तिशाली है वह करता है जो वो कर सकता है, और जो निर्बल है वह है उसे वह चीजें सहनी पड़ती हैं। तो ये एक तरीके से शक्ति के जो स्वरूप है उसको बताता है, जो कि यथार्थवाद में भी शक्ति का स्वरूप इसी प्रकार बताया गया है। उसी प्रकार हम भारत में भी जैसे कौटिल्य है, तो कौटिल्य को भी यथार्थवाद का
आप एक भाग उनके भी बहुत से जो विचार हैं वो यथार्थवाद से काफी मेल मेल खाते हैं। उसी प्रकार आपका अरबी जो इब्न खल्दून रहे हैं, या फिर चाइना में हान फेजी रहे हों, बाद में आगे जाके आपका पुनर्जागरण काल में जिनका नाम आ चुका है मैकियावेली रहे हों, और थॉमस हॉब्स को भी वो लोग इस आपका ये जो यथार्थवाद की एक धारा में वो लोग एक उनके पुरोधा के रूप में मानते हैं। लेकिन जो आधुनिक आपका यथार्थवाद शुरू होता है वह शुरू होता है जब एक संस्थागत आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अध्ययन शुरू हुआ उसके बाद से। तो उनमें जो प्रमुख थे, जैसे जो ईएचकार हों या फिर आपका मॉर्गनथाउ हो, नेबर हो, उनमें मॉर्गनथाउ का नाम बार बार आता है और उन्हें एक तरीके से एक मानक विचारक माना जाता था पहले से। और उन्होंने जो आपका पावर, जो आपका शक्ति के सिद्धांत को बहुत महत्व दिया। उन्होंने कहा कि शक्ति जो उन्होंने, उनका एक बहुत फेमस, उनकी भी एक फेमस उक्ति है जिसमें वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सभी राजनीति की तरह शक्ति के लिए संघर्ष है। तो शक्ति महत्वपूर्ण है। और उन्होंने जो 5 सूत्र उन्होंने आपका यथार्थवाद के भी दिए हैं वह इसी पे आधारित है, कैसे राष्ट्रीय हित को बढ़ाया जा सकता है, कैसे शक्ति संग्रह किया जा सकता है। ये सब जो था एक तरीके से शास्त्रीय यथार्थवाद था। उसके बाद हम देखते हैं, जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं 1960-1970 के दशक की तरफ बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे एक संरचनात्मक, जिसे संरचनात्मक आपका यथार्थवाद कहा जाता है या नव यथार्थवाद भी कहा जाता है, वो आता है। बिल्कुल। जब 1970 में जब हम कहें तो अगर मुख्य रूप से 1979 में जब केनेथ वॉल्ज की पुस्तक आती है कि थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, तो उसी से अगर हम कहें तो नव यथार्थवाद या फिर संरचनात्मक यथार्थवाद का उदय होता है। और उसमें वॉल्ज का मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए व्यक्तियों या राज्यों के बजाय पूरे अंतर्राष्ट्रीय ढांचे का अध्ययन करना आवश्यक है। इस ढांचे की प्रमुख विशेषता अराजकता, जैसा हमने पहले पूर्व में बात करा कि अराजकता है, और अर्थात विश्व का कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है। इसी कारण राज्य अपनी सुरक्षा व अस्तित्व की रक्षा हेतु शक्ति संतुलन की राजनीति अपनाते हैं। नव यथार्थवाद की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां विकसित हुई इसी के साथ। पहला रक्षात्मक नव यथार्थवाद और दूसरा आक्रामक नव यथार्थवाद। तो रक्षात्मक नव यथार्थवाद केनेथ वॉल्ज उसमें कहते हैं कि जो मुख्य उद्देश्य है राज्य का वह केवल सुरक्षा और अपना अस्तित्व बचाना है, न कि अनावश्यक शक्ति का संग्रह करना। जब कोई राज्य अधिक शक्तिशाली बनने की कोशिश करता है तो बाकी राज्य मिलकर गठबंधन बना लेते हैं और शक्ति संतुलन इस प्रकार बनाए रखते हैं। और उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो शीत युद्ध के दौरान विश्व बाइपोलर 2 ध्रुवों में बढ़ चुका था, अमेरिका एक तरफ और दूसरी तरफ सोवियत संघ। उसके बाद 91 के बाद अगर हम देखें तो एक ध्रुवीय पूरा विश्व हो चुका था जहां अमेरिका का वर्चस्व था। उसके अब हम अगर देखें तो अब विश्व को बहुध्रुवीय कहा जाता है, मल्टीपोलर कहा जाता है, जहां चीन, रूस और यूरोपीय संघ आदि केंद्र के रूप में मौजूद हैं। तो जॉन मीयरसाइमर फिर आते हैं, वे वॉल्ज के इस बात से तो सहमत हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजकतापूर्ण है, लेकिन उनका मानना है कि केवल रक्षा करना ही पर्याप्त नहीं होगा, राज्यों को अपनी अस्तित्व की के लिए अधिक से अधिक शक्ति जुटानी होगी। उनके अनुसार राज्यों को यह कभी पता नहीं चल पाएगा कि दूसरा राज्य भविष्य में क्या करेगा, इसलिए वे अधिक से अधिक सैन्य और राजनीतिक शक्ति हासिल कर रहे हैं। और अगर हम इसके उदाहरण के रूप में देखें तो चीन जैसे एक तरफ लगातार सैन्य और आर्थिक रूप से स्वयं को मजबूत करता जा रहा है, तो वहीं अमेरिका दूसरी ओर चिंतित है और उसे रोकने के भरसक प्रयास वे करते रहता है। तो इसी को हम अगर देखा जाए तो सापेक्षवाद के रूप में अगर हम देखें कि कैसे, बिल्कुल सापेक्षवाद जो शक्ति में जो रिलेटिवली आपका गेन होना चाहिए, मतलब भले ही मैं एब्सोल्यूट टर्म में मैं कमजोर हो जाऊं, लेकिन अगर मेरा जो शत्रु है वो मुझसे ज्यादा कमजोर हो गया तो ये मेरी जीत मानी जाएगी। तो अगर हम नव यथार्थवाद की विशेषता के रूप में देखें तो ये अधिक सिद्धांत जो था यह अधिक वैज्ञानिक और अमूर्त ढंग से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझाने की कोशिश करता है। और शीत युद्ध और परमाणु के दौरान भी अगर परमाणु हथियारों और न्यूक्लियर डेटरेंस की रणनीतियां भी हम देखें तो इन्हीं सिद्धांतों से निकलती हैं। उसके बाद जो अगला उपागम जो आता है 1990 के दशक के बाद जो उभरता है, उसे हम कहते हैं कि नव शास्त्रीय यथार्थवाद या फिर उत्तर यथार्थवाद भी उसे कहा जाता है, नियो क्लासिकल रियलिज्म। तो यह जो दोनों दृष्टिकोण हमने ऊपर जिसकी हमने चर्चा करी, उन दोनों विचारों का मेल है एक तरह से। एक तरफ तो जब क्लासिकल रियलिज्म जो घरेलू राजनीति, नेतृत्व और मानवीय धारणाओं पर जोर देता है, और नव यथार्थवाद जो अंतर्राष्ट्रीय संरचना और शक्ति
संतुलन पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इन दोनों को मिलाकर नवशास्त्रीय यथार्थवाद यह मानता है कि केवल अंतर्राष्ट्रीय ढांचा ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उन ढांचों को समझने और लागू करने वाले राष्ट्रों में नेता, वो संस्थाएं और नौकरशाही भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए हमेशा राज्य वैसे व्यवहार नहीं करते जैसे नव यथार्थवाद कहता है। उदाहरण के लिए कभी कभी राज्यों की आंतरिक कमजोरियां या फिर खराब नीतियां या फिर अप्रभावी प्रशासन उनकी शक्ति के बावजूद उन्हें कमजोर बना देते हैं। नवशास्त्रीय यथार्थवाद यह भी बताता है कि विदेश नीति के फैसले केवल बाहरी दबावों से तय नहीं होते, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि किसी देश का नेतृत्व या संस्थाएं उन दबावों की व्याख्या कैसे करती हैं। बिल्कुल। तो नव संरचना जो नव यथार्थवाद, नव शास्त्रीय यथार्थवाद की बात आई, तो नव शास्त्रीय यथार्थवाद वही कहता है कि संरचनावादी यथार्थवादी जो थे वो बहुत ज्यादा एक तरीके से ध्यान देते थे आपका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय जगत की संरचना पर, और वो कहते थे कि वही आपका एक तरीके से उसी पर निर्भर है कैसे राज्य कोई कार्य करेगा। लेकिन नव शास्त्रीय यथार्थवाद है वो कहता है सिर्फ बाहरी संरचना नहीं, भीतर की जो संरचना वो भी आपका राज्य कैसे एक उसमें एक्ट करेगा उस पे महत्व वो करती है। तो ये एक हमने आज आपके सामने यथार्थवाद, जो यथार्थवादी उपागम है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, जिसे एक तरीके से डोमिनेंट अप्रोच भी कहा जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस की, क्योंकि और ये आज भी प्रासंगिक है। अगर देखा जाए तो हम आज की जो भी जो फॉरेन पॉलिसी है राज्यों की, वह ऐसे ही आपका इसी अप्रोच से काफी मिलती जुलती हुई अप्रोच के बल पर ही निर्धारित की जाती है। तो इस जो एक आपका जो मुख्य प्रमुख उपागम है आपका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यथार्थवादी उपागम, उसके बारे में एक परिचय हमने देने की आपको कोशिश की है। और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।